हेलो फ्रेंड, टीचर में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो 18 दिसंबर को निर्धारित है, अब उसमें काफ़ी कम समय बचा हुआ है। इसलिए अब एक एक दिन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस परीक्षा में विज्ञान से लगभग 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 9 लेके आए हैं, जिसमें लगभग हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइंस से जुड़ी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी बताया गया है। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए और भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या कहाँ आपको परेशानी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला प्रश्न है, एक समान गति से गतिमान पिंड t1 समय में x1 बिंदु पर तथा t2 समय पर x2 बिंदु पर जाता है। इस गति के लिए कौन सा कथन सही है? तो आपको पता है कि अगर औसत दूरी निकालना हो या वेग निकालना हो तो आपको दूरी बट्टा समय किया जाता है। यानी दूरी में अगर आप समय से भाग करते हैं तो हमारा वेग पता चल जाता है या चाल पता चलता है। तो जैसे जैसे अगर समय ज़्यादा होगा तो आपका वेग का वैल्यू कम होता जाएगा। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये हमारा 100 है, अ- इसको मान लीजिए आप दूरी, और समय है आपका 5। तो अगर ये कम है, 5 है, तो आप देखेंगे यहाँ हमारा जो चाल होगा वो 20 किलोमीटर पर आवर का हो सकता है। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिखें कि दूरी हमारा 100 है और समय जो है वो 10 घंटा है, तो देखिए चाल अब या वेग जो है वो केवल 10 हो जाएगा। तो जैसे जैसे समय का अंतराल जो है वो ज़्यादा होगा या समय का वैल्यू ज़्यादा होगा, आपका चाल कम होता जाएगा। तो यहाँ आप चौथा ऑप्शन देखेंगे, टी T2 माइनस T1 का मान अधिक होने पर वेग का मान कम हो जाएगा, क्योंकि T2 माइनस T1 से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने कुछ बीजों को फ्लास्क में रखकर उसमें पानी भर दिया। कुछ समय पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे, क्योंकि वे बीज अंदर से खोखले थे, वे बीज हल्के थे, वे क्षतिग्रस्त थे। तो यहाँ सारा चीज़ इसके संदर्भ में सही है, तो हमारा चौथा आंसर सही हो जाता है। अगला है, एक पानी से भरे हुए एक टीन के डिब्बे की दीवार पर दो छेद कर नीचे वाले छेद से पानी अपेक्षाकृत ऊपर वाले छेद से दूर गिरता है, क्योंकि। तो आप यहाँ इस चित्र से इसको समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ एक फ्लास्क है जिस पर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक दो छिद्र कर दिया गया है। तो जो सबसे नीचे का छेद होता है, छिद्र होता है, वहाँ से पानी सबसे अधिक दूरी पर आएगा, और जो सबसे ऊपर होगा उससे कम दूरी पर आएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में जैसे जैसे ऊपर हम रहते हैं तो लो प्रेशर होता है, जैसे यहाँ पर लो प्रेशर होगा, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ हाई प्रेशर होगा, दबाव बढ़ता जाएगा। तो यही इसका सही कारण है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे वाले छेद के पास दबाव अधिक होता है। ये हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युतीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण क्या होता है? तो यह समान होता है। दो प्रकार के आवेश का अर्थ हुआ कि पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ पर समान होता है, यानी जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आवश्यकता होती है। तो इसके अतिरिक्त हमें भोजन में आहारी रेशे और जल की आवश्यकता होती है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन, जिसको हम रुक्षांश या रफेज बोलते हैं, और वाटर, इसकी आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युतदर्शी का उपयोग है किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, दूसरा आवेश की प्रकृति का पता लगाना, तीसरा चालक अचालक पदार्थ की पहचान करना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि आवेश की प्रकृति का पता लगाना। विद्युतदर्शी का उपयोग आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है, किसी बीकर में भरी हुई हाइड्रोजन गैस पर दबाव लगाने पर क्या होगा? तो गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी। दूसरा है, गैस की अवस्था बदल जाएगी, गैस द्रवित होने लगती है। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। हमारा अगला है, एक शिक्षक प्रयोगशाला में एक प्लास्टिक के एक टुकड़े को गर्म करता है तथा उसे खींचकर रेशा बनाकर दिखाता है तथा विद्यार्थियों से प्रश्न करता है कि प्लास्टिक का यह गुण किसके कारण संभव हो सका है। और आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तन्यता। अगर किसी चीज़ को खींचकर रेशा बनाया जाता है तो उस गुण को तन्यता कहा जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 6.64 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो आपको कैल्शियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो नंबर एन ही आपको निकालना है। तो एन इक्वल टू होता है एम बाई कैपिटल एम इंटू एन ओ। यहाँ पर एम जो है वो है दिया गया द्रव्यमान बट्टा जो एम है वो मोलर द्रव्यमान है और गुने एवोगाड्रो नंबर। और आपको पता है कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। आप ये याद रखिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है। तो आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि आप इसको अगर ऐसे लिखें 10 इंटू यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर आप लिख लीजिएगा और सॉल्व करेंगे तो इसको हम सही आंसर आपको मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पानी के ताप को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसका आयतन, तो यहाँ पे पहले उसका आयतन उसका बढ़ेगा, फिर उसका आयतन पहले आयतन घटेगा, फिर बाद में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आपके गमले में लगा गुलाब का लाल फूल सूर्य के श्वेत प्रकाश में दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, लाल रंग की किरणों का अपवर्तन करता है, हरा दिखाई देगा, या लाल रंग की किरणों का परावर्तन करता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि आपको किसी अन्य कलर में नहीं पूछा जा रहा है बल्कि श्वेत प्रकाश में, और श्वेत प्रकाश में सभी रंग होते हैं। तो पहला तो ये है कि लाल गुलाब आपको लाल ही दिखेगा, और वह किसके कारण दिखेगा? तो परावर्तन के कारण। तो यहाँ ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी धातु को अन्य धातुओं या अधातुओं से मिश्रित करके मिश्र धातु बनाते हैं, क्योंकि धातु का मूल्य कम करने के लिए, धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए, धातु को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 2 जो है हमारा वो सही है कि धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग के शारीरिक लक्षण होते हैं। पहला, शारीरिक रूप से कमजोर। दूसरा, बच्चों में मानसिक विकलांगता। तीसरा, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। या चौथा, 2 और 3 दोनों। और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 3, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, यानी कि जिसको ग्वाइटर या घेंघा रोग बोलते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। घेंघा थायराइड ग्रंथि के फूलने से होता है। इस रोग में रोगी के थायराइड हार्मोन का स्तर कम हो जाता है और थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की गर्दन के आधार पर कंठ के नीचे स्थित होती है। यदि इसका आकार सामान्य से अधिक बढ़ जाए तो घेंघा रोग होता है। यह किसी
मानव के आहार में आयोडीन की कमी से होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्दी के मौसम में सामान्यतः छोटे बच्चों को जुकाम व खांसी हो जाता है। ये रोग फैलते हैं कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, विषाणु के द्वारा। तो जो कॉमन कोल्ड होता है, सामान्य खांसी जुकाम, ये आपको विषाणु के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया मानी जाती है। एक, अनलोडिंग, दूसरा अलवणीकरण, तीसरा लोडिंग या चौथा आसवन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी कि आसवन विधि। और आसवन विधि आप देख रहे हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसकी प्रक्रिया को एक बार अच्छे से समझ लें। आसवन विधि में जो कण होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं और बड़े आकार के होते हैं, जो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जल में घुली जो निलंबित अशुद्धि होती है उसको आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है हिंज संधि, धुराग्र संधि, ग्लाइडिंग संधि या सैंडल संधि। तो चलिए इसके लिए पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में किस तरह की संधि पाई जाती है। तो यहाँ सही उत्तर है पहला, यानी किसी नाभिक की परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। क्योंकि आप यहाँ चित्र में देखे हैं, चित्र में कि जो हमारा एक तत्व होता है या कोई भी एटम होता है, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उस नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो जाता है। इस कारण से या आयन के केस में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन हट जाता है या शामिल हो जाता है किसी एटम में। इसके कारण इलेक्ट्रॉन को परमाणु संख्या नहीं कहा जाता है। इसलिए किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या है वो उसके प्रोटॉन की संख्या को माना जाता है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसमें दो ध्रुव हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। यह कथन किनका है? तो हमारे ऑप्शन है फ्रोवेल, हर्बर्ट, टैगोर या एडम्स। तो ये जो कथन है ये एडम्स का है। दूसरा है, प्रत्येक छात्र की कठिनाई और कमजोरियों का व्यक्तिगत रूप से उपचार करना क्या कहलाता है? समूह शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण, कक्षा शिक्षण या कहा नहीं जा सकता। तो इसका जवाब है व्यक्तिगत शिक्षण। यानी हम इंडिविजुअल टीचिंग करते हैं कि हर बच्चा को उसके हिसाब से उसकी कमजोरियों को ध्यान में रख करके उसकी शिक्षा देते हैं। और यह एक तरह का रिमेडियल क्लास भी होता है। जैसे हमारे विद्यालय में बताया जाता है कि छुट्टी के बाद जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग से सिखाया जाए, उनको अलग से पढ़ाया जाए। तो यह एक तरह का व्यक्तिगत शिक्षण या रिमेडियल क्लास ही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान भविष्य के शिक्षण में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल है। यह कथन असत्य है, सत्य है, आंशिक सत्य है या कहा नहीं जा सकता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 143 का हमारा बी आंसर सत्य है, यानी कि इस कथन को कहा जा सकता है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक है कि सृजनात्मक कार्यों में बालकों के उत्साह को बनाए रखा जाए, रुचि को बनाए रखा जाए या दोनों को बनाए रखा जाए। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है कि सृजनात्मक कार्यों में बालकों के उत्साह और रुचि दोनों को बनाए रखा जाए। क्योंकि जब तक बच्चे उत्साहित और रुचि के साथ काम नहीं करेंगे तो उनमें कुछ नई चीज़ों को करने का जुनून नहीं होगा और वो उसके लिए तत्पर नहीं होंगे। तो इस कारण से बच्चों में पहले उत्साह और रुचि को बनाए रखना जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं? और इसका पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा गिलफोर्ड, तीसरा रॉस या गेट्स। और आप सभी से परिचित होंगे कि जो संज्ञानवादी जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो पियाजे थे
और उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि बच्चे संसार में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि बच्चे एक खाली घड़े के समान होते हैं और शिक्षक उसमें ज्ञान भरते हैं, लेकिन पियाजे ने इस पूरी जो पहले की जो सोच थी उसको बदल दिया और उन्होंने कहा कि बच्चे खुद से करके सीखते हैं, खुद अपनी समझ बनाते हैं, वो सक्रिय रूप से हर चीज़ में शामिल होते हैं। और एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पियाजे काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं। जो उनका संज्ञानात्मक विकास है उसको आप एक बार ज़रूर देख लें, उससे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। अगला प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं। पहला, किसी व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर, एक से अधिक व्यक्ति विशेष की धारणाओं पर निर्भर, पूर्णतः पक्षपात रहित, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी पूर्णतः पक्षपात रहित। तो विज्ञान में जो वैज्ञानिक विचार होंगे वो किसी व्यक्ति की धारणा पर नहीं होता है, बल्कि जो वास्तविक रूप से सही होता है या पूर्णतः पक्षपात रहित होता है उसे ही सही निष्कर्ष माना जाता है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण निर्भर करता है छात्रों की संख्या पर, सूक्ष्म पाठ की अवधि पर, तीसरा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि पर, या चौथा इन सभी पर। तो इन सभी पर यह निर्भर करता है। सूक्ष्म शिक्षण एक तरह का आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग जैसा है, जो खास करके छोटे समूहों पर किया जाता है। इसमें 5-6 बच्चे या शिक्षक शामिल होते हैं और उसका एक चक्र भी होता है जो 36 मिनट का होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले एक पाठ योजना जैसे बनाकर लाते हैं और उसके बाद 5-6 बच्चों के साथ उसको सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है, यानी माइक्रो टीचिंग की जाती है। और यह जो समय होता है वो 6 मिनट का होता है। फिर उसके बाद जिनको बताया जाता है, शिक्षकों का समूह या बच्चों का समूह को, उनसे फीडबैक लिया जाता है। ये भी 6 मिनट का समय होता है। अगर उसमें कुछ कमी हो तो उसमें पुनः पाठ को री प्लान करके उसे इसके लिए 12 मिनट का समय दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 6 मिनट, यहाँ 6 मिनट और यहाँ 12 मिनट, और फिर उसको री टीचिंग किया जाता है, इसमें भी 6 मिनट मिलता है और पुनः आलोचना उसकी या फीडबैक लिया जाता है। तो इस तरह से जो पूरा प्रोसेस है हमारा 36 मिनट का हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी होती है, तो यह 36 मिनट की होती है और इसमें माइक्रो टीचिंग के लिए 6 मिनट होता है, आलोचना के लिए 6 मिनट होता है, पुनः पाठ योजना यानी रीप्लान करने के लिए 12 मिनट का समय दिया जाता है, पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट और पुनः आलोचना के लिए 6 मिनट होता है, और यह चक्र चलता है। और इसके द्वारा कोई शिक्षक हैं अगर वो पहली बार कक्षा में जा रहे हैं या नए टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका रिहर्सल कर सकते हैं। कम बच्चों के साथ वो पहले एक तरह से वो रिहर्सल कर लेते हैं और फिर उसे वास्तविक कक्षा में जा कर के इस काम को किया जाता है। तो ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण है। हमारा अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि कार्य विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है, यह कथन है। तो यह कथन जो है हमारा वेस्टावे का है, यानी अन्वेषण विधि कार्य विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। आपको ध्यान रखना है कि ये वेस्टावे का कथन है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं। इसके लिए आप उन्हें वैचारिक संकीर्णता से दूर रखेंगे, उनमें वृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उनमें सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमको बच्चों में विज्ञान के प्रति समझ का विकास करना है तो उन्हें हम जो उनकी संकीर्णता है उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ उनको एक वृहद दृष्टिकोण का भी विकास करेंगे ताकि वो अच्छे से हर चीज़ों को समझ सके, और साथ में सही निर्णय लेने की भावना का विकास करना होगा। तो इस तरह से यहाँ सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में आपको बताना है कि अभिभावकों के दायित्व के लिए कौन सा कथन सही है। पहला, प्रत्येक अभिभावक को अपने 614 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। या दूसरा,
अभिभावक को 8 से 16 तक वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। तो आप जानते हैं कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना है, जिसमें इसे मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया है कि अनुच्छेद 51 का जो है उसमें भी इस बात की चर्चा कर दी गई है कि प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजें। तो यहाँ केवल पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आप हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।